So today we are going to discuss about power in AC circuit. This is the actually this is the most important topic of this unit because हम बार बार पढ़ रहे हैं कि सर्किट्स को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं यानी मल्टीपल कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो पर्पस है फॉर कनेक्टिंग द सर्किट इज टू ट्रांसफर पावर, राइट? दैट इज द पर्पस. सो दिस स्टडी इज इंपॉर्टेंट कि जो सिंगल फेज एसी सर्किट्स है उसमें ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होता है, किस तरह से होता है. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है और इससे रिलेटेड बहुत सारे टेक्निकलिटीज है जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग दिस phenomenon is very easy both mathematically and in terms of the physical things which are taking place, right? So हम क्या करेंगे, इसमें एक सिंपल सा हम एक डेरिवेशन करेंगे. I have a device here. This can either be a source or a load, right, which I am showing with a black box. So this is a device. This can either be an AC load or it can be an AC source. इस डिवाइस के दो टर्मिनल्स हैं A और B. The potential difference across this device is Vt. It is a function of time, and the current flowing through it, I'm calling it It. Again, it is a function of time. So हमें मालूम है कि ये डिवाइस में जो पावर यूज हो रही है, अगर ये सोर्स है तो it may or may not be delivering power, और लोड है तो it is supposed to consume power, right? So जो पावर है that is the product of voltage and current. ये कौन सी पावर है? दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब हम पावर देखेंगे तो दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड करंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो दिस इज एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ये एक जनरल फॉर्मूला है which can be used for any type of voltage and any type of current which is there for that device. लेकिन हम लोग एसी सर्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों ऑल्टरनेटिंग है, राइट? सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वोल्टेज है दिस इज Vm sin ओमेगा t. इसका फेज एंगल मैंने 0 एज्यूम किया है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो करंट है दिस इज Im sin ओमेगा t माइनस फाइव. ये जो एंगल फाइव है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? सो दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन. तो अगर ये दोनों जो वोल्टेजेस हैं और वोल्टेज है और जो करंट है अगर वो दोनों साइनसॉइडल है और अगर एंगल इस हिसाब से मैंने लिया है तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट दैट इज इक्वल टू 5. ठीक है, कुछ चीजें हमें ऑलरेडी पता है. इसका जो वोल्टेज है साइनसॉइडल वोल्टेज जो है उसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी उसको हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू बाय √2 एंड वी विल शो इट विद कैपिटल V. और जो करंट है उसकी भी आरएमएस वैल्यू विल बी द पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 और उसको हम कैपिटल I से शो कर रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं बाद में आऊंगा. सो दिस पावर कैन बी रिटन एज Vm sin omega t voltage multiplied with current यानी Im sin ओमेगा t माइनस 5. Vm Im को मैंने साथ में ले लिया and I have this term sin of omega t multiplied with sin of omega t minus 5. ये वाला जो टर्म है इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और हम रीफ्रेज कर लेते हैं. सो आई हैव साइन ऑफ A इंटू साइन ऑफ B. इस फॉर्म में है ये.
where A happens to be equal to omega t and B happens to be equal to omega t minus phi, right? So sin A sin B को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं if I have this cos A minus B minus cos of A plus B. This can be written as cos A cos B plus sin A sin B. कहीं गलती होगी तो बताना. Minus cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी होगा, बट यहां पर एक माइनस था, सो दिस विल बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट? सो cos a cos b gets cancelled. You have 2 sin a sin b, which means that sin a sin b can be written as 1 by 2 cos of a minus b minus cos of a plus b. ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट हमें मिला था साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं एज 1 by 2 cos of a minus b, यानी कि cos of, sorry, let us write it like this, cos of a यानी कि ओमेगा टी माइनस b यानी कि माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव, सो दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस cos of a plus b यानी कि ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव. सो ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू Vm Im by 2 cos phi minus cos of 2 omega t minus phi, right? Now this expression is important. I'm writing it here again. So we have Vm Im by 2 cos phi minus Vm Im by 2 cos 2 omega t minus phi. ये जो पावर है ये इंस्टेंटेनियस पावर है, यानी हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब हम देख रहे हैं तो वो कुछ वैल्यूज हमें दिख रही हैं, कुछ वैल्यू हमें दिख रही है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, राइट? सो यहां पर आप देखो इसको मैंने दो टर्म्स में इसको मैंने ब्रेक किया है. जो फर्स्ट टर्म है दैट इज Vm Im by 2 cos phi, और जो दूसरी टर्म है दैट इज माइनस Vm Im by 2 cos of 2 omega t minus phi. आप फर्स्ट टर्म को देखो, सी पावर हियर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? आप फर्स्ट टर्म को देखो, दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, सो इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सेकेंड वाली जो टर्म है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, एंड नॉट जस्ट दैट, ये कोसाइन फंक्शन है टाइम का, राइट? अगर ये दो फंक्शंस को हम अलग अलग प्लॉट करें तो पहला वाला जो टर्म है उसको मैं प्लॉट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, राइट? लेट अस कॉल इट टर्म 1, लेट अस कॉल इट टर्म 2. सो ये जो टर्म 1 है ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है? इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. तो जो ग्राफ हमें दिखाई देगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये जो वैल्यू है this value is equal to Vm Im by 2 cos phi. जो सेकेंड टर्म है उसको भी हम प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. सेकेंड टर्म क्या है? माइनस Vm Im by 2 cos of 2 omega t minus phi. सो एक तो ये माइनस साइन के साथ है, तो पहले मैं इसका प्लस वाला पार्ट ले लेता हूं, फिर हम उसको फिर हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल जो कर्व होगा वो देख लेंगे. तो अभी मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं? अभी मैं प्लॉट कर रहा हूं Vm Im by 2 cos of 2 omega t minus phi. कॉस फंक्शन है, राइट? तो शेप कॉस वाली होगी, और
उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 2 ओमेगा, यानी कि जो हमने वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी देखी थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट वाज ओमेगा, यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा। ठीक है, सो कॉस फंक्शन को अगर आप प्लॉट करो, उसका फेज एंगल -φ है। अभी मैं बिना फाई को कंसिडर किया अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो मुझे इस तरह का ग्राफ मिलेगा। कॉस फंक्शन होगा, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू एंड इट लुक्स लाइक दिस, राइट। ये कौन सा प्लॉट होगा? ये होगा Vm/Im/2 cos ऑफ 2 ओमेगा टी। फाई को आप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो इसमें कोई शिफ्ट आ जाएगा, है ना, आइदर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ या राइट हैंड साइड। ये वाला टर्म क्या है, लेकिन इट कम्स विद अ माइनस साइन, तो इसका नेगेटिव, यानी कि इसकी मिरर इमेज लाइक दिस। सो ये जो ग्राफ बनेगा, जो सेकेंड टर्म है, उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। दिस टर्म इज -Vm/Im/2 cos ऑफ 2 ओमेगा टी। सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैंने फाई यहां पर नहीं लिया। और ये वाली जो पीक वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू Vm/Im/2, राइट, ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पर वही वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ Vm/Im/2। तो हमें जो इंस्टेंटेनियस जो पावर दिख रहा है वो क्या है, टर्म 1 और टर्म 2 का सम है। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे, अगर इन दो ग्राफ्स को हम ऐड कर दें तो हमें जो पीटी है, जो इंस्टेंटेनियस पावर है उस एसी सर्किट का, उसका ग्राफ हमें दिखाई देगा। सो इट लुक्स लाइक दिस, दिस इज टी, दिस इज पीटी। देखो हम इनको ऐड कर रहे हैं, Vm/Im/2 है। अगर अगर मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा फाई इज इक्वल टू 0, राइट, वही मैंने एज्यूम किया। तो यहाँ भी अगर आप फाई इक्वल टू 0 ले लो तो ये वाली जो वैल्यू होगी, दिस इज Vm/Im/2, और ये भी -Vm/Im/2 है। तो जब 0 से आप स्टार्ट करोगे तो इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद 0, राइट। आई एम एडिंग दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू एट t इक्वल टू 0, राइट। सो ये जो ग्राफ बनेगा, ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि पावर जो है वो बार बार 0 हो जाती है, राइट। सी, अब हम इन ग्राफ्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। टर्म 1 जो है वो कांस्टेंट है, टर्म 2 जो है वो कोसाइन फंक्शन है, यानी कि ये कुछ पार्ट है जब वैल्यूज पॉजिटिव है, यानी कि पावर क्या है, पॉजिटिव है। कुछ वैल्यूज है जब ये नेगेटिव है, पावर इज नेगेटिव। तो अगर हम एक लोड की बात करें, आई हैव दिस सोर्स, और जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था, मान लो वो लोड है। तो देखो पहला टर्म जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि पावर जो है वो सोर्स से लोड की तरफ जा रही है, राइट। दिस इज टर्म फॉर टर्म 1। टर्म 2 में क्या है, पावर पॉजिटिव भी होता है, यानी इस फ्लो जो है वो सोर्स से लोड की तरफ भी होता है, और नेगेटिव भी होता है, यानी कि लोड से सोर्स की तरफ भी होता है। तो टर्म 2 में ये दोनों चीजें हो रही हैं। पावर इज गोइंग फ्रॉम सोर्स टू लोड, यानी कि वो पॉजिटिव है, और पावर इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम द लोड टू सोर्स, यानी कि पावर नेगेटिव है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो लोड है, इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो रेसिस्टिव है, कुछ पार्ट ऐसा है जो इंडक्टिव या कैपेसिटिव है ना। हम लोड को क्या लिखते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हमने उस दिन क्या डिफाइन किया था, R+jX। इसका ये वाला पार्ट रेसिस्टिव है, रेसिस्टिव पार्ट है, मतलब इट कैन नॉट स्टोर पावर, यानी जो पावर इसके पास आएगी सारी की सारी कंज्यूम हो जाएगी। एक्स मतलब रिएक्टेंस, ये वाला पार्ट जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण है यहाँ पर। और इंडक्टर और कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट डिसिपेट पावर, दे स्टोर पावर। तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, पावर को स्टोर करते हैं और फिर वापस भेज देते हैं, फिर अगली साइकिल में फिर स्टोर करते हैं, हाफ साइकिल में, फिर दूसरी हाफ साइकिल में फिर भेज देते हैं। इस तरह से ये कर रहे हैं। तो जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो इस तरह का फिनोमिनन उसमें हो रहा है, यानी आप जब पावर को भेज रहे हो सोर्स से लोड की तरफ, तो क्या हो रहा है, उस पावर का कुछ पार्ट जो है वो कंज्यूम हो जा रहा है,
कुछ पार्ट जो है वो वापस सोर्स की तरफ चला जा रहा है, राइट। और अगर आप एवरेज देखो, एवरेज का मतलब कि आपने तो ये, सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी। हाँ सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगी एवरेज में, गुड। सो दिस इज द वोल्टेज which was supplied to the load, and this is the current which was flowing in the load, right? Whatever some angle phi is there, so this is the current. तो आप क्या देखोगे कि पावर कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव है, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव है। यानी जब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज यहाँ पर देख रहे हैं, हमने क्या किया, v और i को मल्टीप्लाई कर दिया था। देखो v पॉजिटिव है बट करंट नेगेटिव है, तो p क्या होगा, p भी कुछ नेगेटिव आएगा इस ड्यूरेशन में। फिर वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर वोल्टेज नेगेटिव है और करंट पॉजिटिव है, तो वंस अगेन ये नेगेटिव आएगा। तो पावर जो हो रहा है दैट इज टेकिंग पॉजिटिव वैल्यूज एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज, राइट। तो लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है इस ड्यूरेशन की पावर को देखने का, यानी वी वांट टू सी कि एवरेज पावर कितनी हुई। तो टर्म वन की जब एवरेज वैल्यू निकालोगे आप, सेम आएगी। राइट, दैट विल कम आउट टू बी Vm/2 cos phi। लेकिन यहां पर जब आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज इक्वल है, सो इट विल कम आउट टू बी 0। लेकिन वो फ्लो जरूर हो रही है, वो सोर्स से लोड और लोड से सोर्स की तरफ बार बार जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो पावर एक्चुअल में काम कर रही है दैट पावर इज नोन एज एक्टिव पावर, राइट। एक अमाउंट ऑफ पावर है जो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। सो एसी सर्किट्स में जब हम पावर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम उसको इस तरह से कहते हैं कि जो पावर है उसके कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है एक्टिव पावर और दूसरा कंपोनेंट है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव मतलब जो रिएक्टिव एलिमेंट्स के कारण, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण हुआ ये चीज कि पावर जो था वो लोड से सोर्स और सोर्स से लोड के बीच में बार बार फ्लक्चुएट कर रही है। तो एक्टिव पावर क्या है, दैट कंपोनेंट ऑफ पावर विच डज द यूजफुल वर्क, यानी कि वो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में अब कन्वर्ट हो जा रही है। रिएक्ट एक्टिव पावर को हम कैपिटल पी से शो करते हैं और इसको मेजर हम वॉट्स में करते हैं। इसका डायमेंशन तो वही है, वोल्टेज इनटू करंट वाला ही है। मेजरमेंट हम इसको वॉट्स में करते हैं। इसका एक्सप्रेशन हमें मालूम है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ फाई। फाई क्या चीज है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। यानी एक्टिव पावर ना केवल वोल्टेज और करंट की वैल्यूज पर डिपेंड कर रही है बल्कि वो उनके बीच के फेज एंगल पे भी डिपेंड कर रही है। अगर उनके बीच का फेज एंगल 90 डिग्रीज होगा तो ये पावर 0 हो जाएगी, और अगर उनके बीच का फेज एंगल 0 डिग्रीज होगा तो ये पावर Vm/2 हो जाएगी, राइट। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, Vm/2 मल्टीप्लाइड विद Im/2 इंटू कॉस फाई। और Vm/2 क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। Im/2 क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है। सो दिस इज cos फाई। इसको मेजर हम वॉट्स में कर रहे हैं, राइट। सो एक्टिव पावर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड विद कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये वो पावर है जो एक्चुअली में कन्वर्ट हो रही है किसी दूसरे फॉर्म में। रिएक्टिव पावर क्या है, ये वो वाला कंपोनेंट है ओवरऑल पावर का, दैट कंपोनेंट which fluctuates between the source and the load। ये पावर क्या कर रही है, ये सोर्स से लोड की तरफ जाती है, फिर लोड से सोर्स में वापस आ जाती है, फिर लोड से सोर्स जा रही है, फिर सोर्स से लोड वापस आ रही है। ये हम कर नहीं रहे, ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लोड है उसमें इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स हैं, या तो दोनों हैं या दोनों में से एक है। और इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं, दे डू नॉट कंज्यूम पावर,
दे स्टोर पावर। सो वो क्या करते हैं, एक हाफ साइकिल में पावर को स्टोर करते हैं, दूसरी हाफ साइकिल में उस पावर को वापस करते हैं, राइट। इसलिए इस तरह की चीज हो रही है। रिएक्टिव पावर को हम क्यू से शो करते हैं। इसको मेजर करने के लिए देखो डायमेंशन इसका भी वही है, वोल्टेज इनटू करंट। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक्टिव पावर से हम इसका यूनिट हम कहते हैं वोल्ट एम्पियर। दिस आर इज फॉर रिएक्टिव, वार कहते हैं इसे, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। डायमेंशन दोनों का सेम है, वॉट्स और वार का, लेकिन उनको आपस में बस डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस तरह से लिखते। एवरेज वैल्यू हमने देखा था 0 होती है, मतलब जो ट्रांसफर हो रही है, राइट। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, इस पावर को हम लिखते हैं वी आई साइन फाइव। ये कोसाइन कंपोनेंट था, ये साइन कंपोनेंट है। इसके पीछे कई सारे लॉजिक्स हैं। वन ऑफ द लॉजिक्स क्या है, अगर मैं फेजर बनाऊं, देखो वोल्टेज का फेजर ऐसा दिखेगा, वी बार विच इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू और एंगल कितना था, 0 था। करंट फेजर जो था वो ऐसा था, आई बार, इसको हम कैसे लिखते हैं, आरएमएस वैल्यू और एंगल था उसका -5, राइट। सो दिस वाज द फेजर डायग्राम, ये एंगल इनके बीच का था 5। तो हम अपनी समझ के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इस करंट के दो कंपोनेंट्स हैं, इस करंट के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है जो वोल्टेज के साथ सेम फेज में है, यानी कि इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउ, ये वाला, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था, इसका कैपिटल आई था। तो ये कंपोनेंट की जो लेंथ हो गई, आई एम जस्ट मेंशनिंग द लेंथ, दिस लेंथ इज कैपिटल आई कॉस फाई, है ना। ये वाली लेंथ जो थी ये कैपिटल आई के बराबर थी। सो दिस लेंथ इज आई कॉस फाई। एक कंपोनेंट है करंट का जो 90 डिग्रीज पर है वोल्टेज के साथ। तो जो कंपोनेंट 90 डिग्रीज पर है उसकी जो लेंथ होगी वो होगी आई साइन फाई। तो हम कहते हैं कि रियल वर्क इज डन बाय दिस कंपोनेंट, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, आई कॉस फाई मल्टीप्लाइड विद इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि v। और यहां पर वो जो दूसरा जो कंपोनेंट है उसको अगर आप v के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट वी आई साइन। तो इस कंपोनेंट को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर, ठीक है। एक्टिव पावर इज वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव पावर इज वी आई साइन फाई। और अगर आप v और i, कैपिटल V और कैपिटल I, यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, इनको आप सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इस चीज को हम कहते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को हम शो करते हैं कैपिटल S से, और इसको हम मेजर करते हैं VA से। तो देखो हमारे पास अब कितने टर्मिनोलॉजी होगी। एसी सर्किट में जो पावर है उसको हम एक्चुअली में हम कह रहे हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर हैज टू components. One component is active power, one component is reactive power. Active power is given by VI cos phi. Reactive power is given by VI sin phi. Apparent power is measured in volt amperes. Active power या real power is measured in watts. Reactive power is measured in watt. ठीक है, तो ये फिनोमिनन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। यहां तो तक एक कोई डाउट है सर, अगर एक प्योरली रेजिस्टिव हमारे पास सर्किट है, तो उसके अंदर जो हम वो लिखते हैं सर एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, सर उस केस में x जीरो नहीं हो हाँ, उसके केस में x 0 जाएगा? है। हाँ जी। तो सर तो वहां पे सर इसका एप्लीकेशन कैसे इसका एप्लीकेशन कैसे शो कर सकते हैं अगर हमारे पास एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है? क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर बेस्ड सर्किट्स की कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको प्योरली रेजिस्टिव ले नहीं रहे। तो अगर हम उसको ले लेते हैं तो सर हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे उस टाइम पे? Yeah, this is a good question. I am giving you an example. हमारे घरों में जो सर्किट्स होते हैं उसी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक एग्जांपल है बल्ब।
ये जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होता है, राइट, ये लैंप कैसे काम करता है? इसमें एक हमारे पास एक पतला सा एक वो होता है, एक फिलामेंट होता है। अगर आप बल्ब को देखोगे, इससे जब करंट पास होता है तो इसके अंदर पावर का लॉस होता है, जिसको हम I²R कहते हैं। पावर लॉस होने से क्या होता है, ये जो फिलामेंट है वो हीट अप हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो ये रेड हॉट और व्हाइट हॉट दो चीजें होती है इसमें। बहुत हॉट हो जाता है तो ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है उसके बाद। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक पावर हम इसको दे रहे हैं उसको हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो इसका वर्किंग ही कुछ इस तरह का है कि इट एक्ट्स लाइक अ रेसिस्टिव लोड। दिस बल्ब एक्ट्स लाइक अ रेसिस्टिव लोड, यानी कि अगर आप इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज को देखोगे और करंट को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि दोनों सेम फेज में है। तो ये वो वाला केस है जिसकी आप बात कर रहे हो। क्या आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि रिएक्टिव पावर जो रिक्वायरमेंट है इस बल्ब की, वो कितनी है, 0। जीरो। दिस बल्ब, यानी कि आप जो भी पावर सोर्स से आ रही है बल्ब की तरफ, सारी की सारी पावर को वो कंज्यूम कर दे रहा है और उसको चेंज कर दे रहा है लाइट एनर्जी में, और कुछ पार्ट उसका हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। सर मतलब इस केस में वो रिएक्टिव पावर वाली टर्म नहीं आएगी, राइट? हाँ, वो नहीं आएगी, आएगी नहीं। आएगी। वाई? बिकॉज दिस phi is 0, so reactive power is vi sin phi, so that term will be 0। ठीक है। दूसरा केस है फैन का। फैन में देखो क्या हो रहा है, फैन एक मोटर जो है वो ऑपरेट हो रही है इसमें। मोटर के अंदर क्या होता है, एक वाइंडिंग होती है, यानी वो पार्ट जो है वो नेचुरली एक इंडक्टर जैसा बिहेव करता है, बिकॉज देयर इज अ वाइंडिंग। ठीक है। तो क्या होता है कि अब आप जब पावर भेज रहे हो एक फैन को, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फैन थोड़ा गर्म होगा, कुछ पार्ट उसका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वो जो इंडक्टिव पार्ट है उसके कारण क्या होगा, सोर्स से जो पावर आएगी फैन की तरफ, उसका कुछ पार्ट वापस सोर्स की तरफ चला जाएगा, फिर यहां से आएगा, फिर यहां चला जाएगा। ऐसा बार बार सोर्स और फैन के बीच में ये ट्रांजैक्शन होता रहेगा। यानी फैन के केस में क्या होगा, जो एक्टिव पावर है वो भी फाइनाइट होगी, नॉन जीरो होगी, और रिएक्टिव पावर भी फाइनाइट होगी और नॉन जीरो होगी। बोथ ऑफ देम विल बी देयर। और उस केस में जब आप वोल्टेज और करंट को अगर आप देख पाओ, तो आप ये देखोगे कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है फैन का वो एक इंडक्टिव बिहेवियर है। सो एक्टिव पावर कितनी है और रिएक्टिव पावर कितनी है, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस एंगल फाई। ठीक है। तो ये जो हमने जो लेकिन ये डिस्कस किया, ये एक जनरल लोड के लिए है, वो कैसा भी हो सकता है, प्योरली रेसिस्टिव भी हो सकता है, प्योरली इंडक्टिव भी हो सकता है। अगर प्योर इंडक्टर है तो उस केस में एक्टिव पावर 0 हो जाएगा, है ना, VI cos phi है। प्योरली इंडक्टिव है यानी फाई की वैल्यू 90 डिग्रीज है, तो एक्टिव पावर 0 हो गया, मतलब वो कोई भी करंट, कोई भी पावर वो कंज्यूम नहीं करेगा। ओके। इज इट ऑल राइट? यस सर। ओके। सो ये डेफिनेशन सब याद कर लें, दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहां से आप एक और चीज देखो, सर ये अपरेंट पावर एक्चुअली V/√2 I/√2 है ना? Vm/√2। हाँ जी सर, Vm/√2। हाँ, इंटू आई। VRMS RMS यस, IRMS। यस, RMS वैल्यूज हैं सारी। सो यहां से आप एक और चीज देखो, ये जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं इनको मैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में के फॉर्म में शो कर सकता हूं, वेयर दिस एंगल इज फाई। ये जो बेस है दैट कैन बी रिटन एज P, विच इज इक्वल टू VI cos phi। ये जो परपेंडिकुलर है दैट कैन बी रिटन एज Q, विच इज इक्वल टू VI sin phi। तो ये वाली जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, राइट? दैट Yeah. लेंथ, yeah, that will be equal to root of P square plus Q square, right? So VI is cos square phi
प्लस वी स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। वी स्क्वायर आई स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लो तो स्क्वायर रूट के अंदर जो है दैट इज साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव विच इज इक्वल टू 1। सो दिस इक्वल्स टू वी आई, यानी कि जो हाइपोटेन्यूस है दैट रिप्रेजेंट्स एपरेंट पावर एस। तो एस पी और क्यू को आप इस तरह से शो कर सकते हो वेयर दिस एंगल इज फाइव, और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है दिस इज पॉपुलरली नोन एज अ पावर ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर आपको फाइव मालूम है और एक इनमें से कोई भी एक वैल्यू पता है अदर पी और क्यू और एस, तो आप बाकी सारी वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट, राइट? सो this brings us to a very interesting part. This brings us back to the concept of phasors, है ना? हमारा अल्टीमेटली हम चाहते हैं क्या, फेजर की हेल्प से ही ये सब चीजें भी कर लें। हम इतने ज्यादा इन सब चीजों में उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने फेजर का कॉन्सेप्ट बताया था, राइट? तो अगर हमारे पास एक वोल्टेज है वी टी विच इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और एक करंट है आई टी विच इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो हमने ये देखा कि इसमें इस केस में जो एक्टिव पावर है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, रिएक्टिव पावर जो था Q दैट केम आउट टू बी इक्वल टू वी आई साइन फाइव, और एपरेंट पावर S जो था दैट केम आउट टू बी इक्वल टू वी आई। और यहाँ पर कैपिटल वी आई क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, और कैपिटल आई क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। अब मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें मुझे फेजर से ही मिल जाए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज और करंट है हम उनको उनके रिस्पेक्टिव फेजर फॉर्म्स में कन्वर्ट करें। हम कैसे कन्वर्ट करते थे, अगर वोल्टेज को स्मॉल v से शो किया गया है तो फेजर को शो किया जाएगा कैपिटल V बार से। अगर करंट को स्मॉल i से शो किया गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो उसका फेजर जो है वो शो किया जाएगा कैपिटल I बार से, ठीक है? नाउ दिस विल बी इक्वल टू, फेजर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल हैव अ मैग्नीट्यूड एंड एन आर्गुमेंट। तो v कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका आरएमएस वैल्यू, यानी कि Vm by रूट टू, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल V। सो द मैग्नीट्यूड इज कैपिटल V, और इसका फेज एंगल कितना है, 0 डिग्रीज है, यानी कि ये जो फेजर है V बार दिस इज इक्वल टू V cos फाइव cos 0 प्लस जे वी साइन फाइव, यानी कि साइन 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह से अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट को उसके फेजर फॉर्म में चेंज करूं तो उसका आरएमएस वैल्यू यानी कि कैपिटल आई, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस कैपिटल आई एंड कैपिटल आई बार। कैपिटल आई बार इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ फेजर। Capital I is just a constant which is equal to RMS value of the current, right? So this angle is minus 5. So actually this is a complex number which can be written as I cos of minus 5 plus JI sin of minus 5. तो मैंने क्या किया, इन दोनों वोल्टेज और करंट दोनों को उनके रिस्पेक्टिव फेजर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? और ये दोनों क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी वोल्टेज फेजर, और करंट वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि करंट फेजर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, सच दैट कि करंट को फेजर को हम डायरेक्टली ना लेकर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। जो आई स्टार मैंने लिखा है दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ आई बार, राइट? यानी कि दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ आई बार, क्या था, आई कॉस फाइव माइनस जे आई साइन फाइव, यही था, है ना? कॉस ऑफ माइनस फाइव कॉस फाइव, साइन ऑफ माइनस फाइव माइनस साइन फाइव। तो इसका कॉन्जुगेट आप कैसे निकालोगे, कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, जे को माइनस जे से रिप्लेस कर, राइट? सो दिस विल बी आई कॉस फाइव प्लस जे आई साइन फाइव, और हमारे फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं, आई एंगल फाइव। यानी जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट निकालते हो तो आर्गुमेंट को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका कॉन्जुगेट निकल आता है। अगर आई बार आई एंगल माइनस फाइव है तो आई स्टार जो होगा वो होगा आई, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, आर्गुमेंट जो होगा वो माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये माइनस फाइव था तो ये प्लस फाइव।
तो जब हम वोल्टेज फेजर को करंट फेजर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको पावर मिलती है उस सर्किट के लिए, उस कंपोनेंट के लिए एस बार, राइट। सो एस बार इज इक्वल टू वी बार इंटू आई बार कॉन्जुगेट। एस बार लिखा है मैंने, यानी कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब इसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका भी एक आर्गुमेंट। इसको हम देखते हैं कैसे होगा ये। वी बार विल बी इक्वल टू वी एंगल 0 मल्टीप्लाइड विद आई स्टार इज आई एंगल फाइव। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, जो मैग्नीट्यूड्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी v इंटू आई हो गए। एंगल जो है वो ये मल्टीप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, यानी एंगल ऐड होते हैं, राइट। सो 0 प्लस 5 इज 5। सो ये क्या हो जाएगा, वी आई कॉस 5 प्लस वी आई साइन 5 जे। वी आई कॉस 5 क्या चीज है, पी है, प्लस वी आई साइन 5 क्या है, क्यू है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एस बार, राइट। और इसका अगर आपको मॉड चाहिए मैग्नीट्यूड, सो दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट, और ये किसके बराबर आएगा, आपको वी आई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर फेजर फॉर्म में आप सर्किट को सॉल्व कर रहे हो तो आप पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, आप वोल्टेज एक सेकंड, फेजर, लास्ट स्लाइड। यस, इज इट ऑल राइट। यस। तो आप पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, वोल्टेज फेजर को मल्टीप्लाई कर दोगे करंट फेजर के कॉन्जुगेट से, और इसको आप कहोगे कॉम्प्लेक्स पावर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो कॉम्प्लेक्स पावर होगा इसका एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। इसका रियल पार्ट होगा वो होगा एक्टिव पावर, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा रिएक्टिव पावर। और ये जो कॉम्प्लेक्स पावर का मॉड होगा ये होगा एपरेंट पावर, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, मैं एक बार क्विकली सारी स्लाइड्स में शो कर देता हूं जो हमने आज पढ़ा। तो हम पावर ट्रांसफर के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने एक एग्जांपल लिया जहां पर एक डिवाइस है हमारे पास, उसके अक्रॉस वोल्टेज है साइनसॉइडल वी एम साइन ओमेगा टी, करंट है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो इंस्टेंटेनियस पावर को निकालने के लिए हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करी और उसको शो किया एज सम ऑफ टू टर्म्स। हमने देखा कि इनमें से एक टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है और दूसरी टर्म कोसाइन फंक्शन है। फर्स्ट टर्म का जो एवरेज वैल्यू है वो वी आई कॉस 5 है, सेकंड टर्म की एवरेज वैल्यू 0 है। इनको और एनालाइज करने में हमें समझ में आया कि जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यूज कई बार पॉजिटिव है कई बार नेगेटिव है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि जो पावर है वो लोड सोर्स से लोड की तरफ आ रही है, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि जो पावर है वो लोड से सोर्स की तरफ जा रही है। तो यानी कि बार बार यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन हो रहा है पावर का, फ्रॉम लोड टू सोर्स एंड फ्रॉम लोड सोर्स टू लोड। ये फ्लक्चुएशन फिजिकल टर्म से हमें समझ में आता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोड के पास इंडक्टर या कैपेसिटर या दोनों चीजें हैं, और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, दे डू नॉट डिसिपेट पावर, दे स्टोर पावर। तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, पावर को स्टोर करते हैं और फिर वापस कर देते हैं सोर्स को, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और रिफाइन किया जब हम एवरेज वैल्यूज निकालते हैं। तो हमने कहा कि जो पावर हम लोड को भेज रहे हैं उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट का नाम हमने दिया एक्टिव पावर, जिसकी वैल्यू नॉन जीरो थी, और हम कह रहे हैं कि यही वो अमाउंट ऑफ पावर है जो किसी दूसरे यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो अगर बल्ब है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फैन है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव पावर, shown with capital P, measured in watts and expressed as VI cos phi। इसका मतलब एक्टिव पावर ना केवल वोल्टेज और करंट पर डिपेंडेंट है बल्कि ये उन दोनों के बीच के एंगल पर भी डिपेंडेंट है। एक और कंपोनेंट है पावर का जो बार बार सोर्स से लोड और लोड से सोर्स की तरफ जाता है,
इसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर, क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट्स के कारण पिक्चर में आया है। रिएक्टिव पावर जो है इट डज नॉट डू एनी यूजफुल वर्क, ये किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। इसको हम कैपिटल Q से शो करते हैं और इसको एक्सप्रेस करते हैं VI sin phi से। मेजर हम इसको करते हैं एक यूनिट जो हमने बनाया है अपनी तरफ से, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ऑल्दो इसका डायमेंशन सेम है एक्टिव पावर जैसा ही। इन दोनों का जो सम है यानी फेजर सम के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं एपरेंट पावर कैपिटल S, which is equal to the direct product of RMS value of the voltage and RMS value of the current। इन तीनों का जो रिलेशनशिप है वो हम एक ट्रायंगल की हेल्प से शो कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पावर ट्रायंगल, राइट। फिर मैंने क्या किया, मैंने फेजर के टर्म्स में ये सारी चीजों को एक एक्सप्रेशन में इनकॉर्पोरेट किया। वो एक एक्सप्रेशन है ये, कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू वोल्टेज फेजर इनटू कॉन्जुगेट ऑफ द करंट फेजर। इससे हमें सारी चीजें एक साथ मिल जाती है। और इसी से हमें ये भी समझ में आता है कि जब हमने फेजर डिफाइन किया था तब हमने पीक वैल्यू ना लेकर आरएमएस वैल्यू ली थी। तो वो हमने क्यों किया था, वो हमने इसलिए किया था क्योंकि जब आप ये वाला प्रोडक्ट आप जब निकाल रहे हो पावर के लिए, तो डायरेक्टली आपको एक्टिव पावर मिल जा रही है VI cos phi। अगर आपने फेजर को डिफाइन करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू का यूज किया होता, तब क्या होता, जब आप प्रोडक्ट इनका निकालते तो वो हमें मिलता VM IM cos phi प्लस J VM IM sin phi। फिर हमें इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ता ताकि हमें P की वैल्यू मिल जाए, ये वाली वैल्यू। तो ये सब झंझट हमें नहीं होगा अगर हम फेजर को ही यहां से डिफाइन ऐसे ना करके ऐसे डिफाइन, ठीक है। इसलिए हमने फेजर को आरएमएस वैल्यू की हेल्प से डिफाइन किया था, ना कि मैक्सिमम वैल्यू। इसमें कोई डाउट्स हो तो प्लीज आस्क।